आज हम एक ऐसी आवाज की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे जिसे अक्सर भारतीय संगीत की सुनहरी आवाज कहा जाता है, साधना सरगम। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन और संगीत के सफर पर बने एक वीडियो पैकेज से ली गई है। और हमारा मकसद यहाँ सिर्फ उनकी तारीफ करना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि वो 90s के दशक की इतनी बड़ी आवाज कैसे बनी और आज भी इतने सालों बाद भी लोग उनके गाने क्यों सुनते हैं। तो चलिए इसकी परतें खोलते हैं। बिल्कुल। और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि उनकी कहानी सिर्फ सुपरहिट गानों की एक लिस्ट नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है कि कैसे शास्त्रीय संगीत की वो मजबूत नींव, हाँ, आवाज में जो एक अनोखी नरमी थी, और फिर भाषाओं को साधने की जो कला थी, इन सब ने मिलकर एक ऐसी गायिका को जन्म दिया जो जो आज भी बेमिसाल है। तो फिर चलिए शुरुआत से ही शुरू करते हैं। हमारे सूत्र बताते हैं कि उनका जन्म 1969 में हुआ और बहुत ही कम उम्र में उन्हें शास्त्रीय संगीत की तालीम मिलनी शुरू हो गई थी। हाँ, बचपन से ही। पर ये तो कई गायकों के साथ होता है। तो फिर उनकी ट्रेनिंग में ऐसा क्या अलग था? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, शास्त्रीय संगीत की ट्रेनिंग होना एक बात है और उस ट्रेनिंग का आपकी आवाज में कैसे ढलना है वो बिल्कुल दूसरी बात है। हाँ, 90 के दशक में अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति जैसे कई बड़े गायक थे। हाँ। सबकी ट्रेनिंग जबरदस्त थी, लेकिन साधना जी की खासियत ये थी कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल, कह सकते हैं, अपनी आवाज की ताकत दिखाने के लिए नहीं किया, अच्छा, बल्कि उसकी नरमी और सहजता को और निखारने के लिए किया। ये बात थोड़ी और समझाइए। ताकत दिखाने और नरमी निखारने में क्या फर्क है? फर्क ये है कि जब आप उनकी आवाज सुनते हैं तो आपको ये महसूस नहीं होता कि वाह क्या मुश्किल तान ली है। सही बात है। आपको लगता है कि गाना कितनी आसानी से जैसे बह रहा हो। हाँ। उनकी आवाज में ट्रेनिंग का वजन नहीं, बल्कि उसका नियंत्रण झलकता है। नियंत्रण? वो अपनी आवाज पर इतना कंट्रोल रखती थी कि सबसे मुश्किल सुर भी वो बहुत सुकून से लगाती थी। जैसे कोई बहुत माहिर ड्राइवर गाड़ी चला रहा हो, आपको झटके महसूस नहीं होते, बिल्कुल। बस सफर का मजा आता है। उनकी गायकी ठीक वैसी ही थी। मतलब उनकी शास्त्रीय ट्रेनिंग पर्दे के पीछे रहकर काम कर रही थी, वो आवाज पर हावी नहीं हो रही थी। बिल्कुल सही। और यही वो नींव है जिसने उन्हें वो रेंज दी जिसकी बात हम आगे करेंगे। जब आपकी सांस पर, सुर की हर बारीक हरकत पर और ताल पर इतना पक्का कंट्रोल हो, तभी तभी आप अपनी आवाज के साथ प्रयोग कर सकते हैं। और यही वजह है कि उनकी आवाज कभी किसी एक इमेज में बंदी नहीं। वो हर तरह के गाने में ऐसे फिट हो जाती थी जैसे वो गाना उन्हीं के लिए बना हो। और ये बात हमें सीधे 90s के दशक में ले आती है, जो उनका वो सुनहरा दौर था। यहाँ मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। हमारे पास जो जानकारी है उसमें 3 गानों का जिक्र है। पहला नशा, सात समुंदर पार और ए गिले नादा। हाँ, और कमाल की बात यह है कि ये तीनों गाने एक दूसरे से इतने अलग हैं जैसे 3 अलग-अलग गायिकाओं ने गाए हों। और यही तो उनकी कला का सबसे बड़ा सबूत है। चलिए पहला नशा से शुरू करते हैं। याद कीजिए, जब ये गाना आया था तो हिंदी फिल्मों का म्यूजिक कैसा था। उस दौर में इस तरह का नर्म, हवा में तैरता हुआ वेस्टर्न स्टाइल का रोमांटिक गाना, वो एक बहुत बड़ा बदलाव था। हाँ, उस गाने में एक ख्वाब जैसी कैफियत है। ऐसा लगता है जैसे गाना गाया नहीं जा रहा, बस महसूस किया जा रहा है। और उस एहसास को साधना सरगम की आवाज ने ही मुमकिन बनाया था। उनकी आवाज में जो एक कुदरती मासूमियत और पवित्रता है, हाँ, वो पहले प्यार की उस घबराहट और उस खुशी को एकदम सही तरीके से पकड़ती है। कोई और गायक शायद इसे और गाकर सुनाता, ज्यादा जोर लगाकर। हाँ, शायद ज्यादा मेलोड्रामेटिक हो जाता। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने इसे लगभग फुसफुसाते हुए अंदाज में गाया। उनकी शास्त्रीय ट्रेनिंग ने उन्हें यह आत्मविश्वास दिया कि बिना जोर लगाए हल्के से भी सुर को साधा जा सकता है। ये एक बहुत बड़ी बात थी। और फिर इस नरम गाने के एकदम उलट आता है सात समुंदर पार, एक हाई एनर्जी डांस नंबर जिसमें शुरू से आखिर तक एक अलग ही धमक है। सोचिए, एक गायक के लिए ये कितनी बड़ी चुनौती है। विजू शाह का संगीत, जिसमें सिंथेसाइजर और इलेक्ट्रॉनिक बीट्स का बहुत इस्तेमाल होता था, वो जमाने के लिए नया था। ऐसे लाउड संगीत के ऊपर अपनी आवाज को टिकाए रखना और शब्दों की क्लैरिटी बनाए रखना, हाँ, वो बहुत मुश्किल होता है। अक्सर तो ऐसे गानों में आवाज संगीत के नीचे दब जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये उनकी सांस पर पकड़ का कमाल है, जो शास्त्रीय रियाज की देन है। बिल्कुल, सात समुंदर पार गाते हुए उनकी एनर्जी पूरे गाने में एक जैसी बनी रहती है। आवाज में कहीं थकावट नहीं है, कोई सुर भटकता नहीं है। उन्होंने गाने की ऊर्जा को भी पकड़ा और अपनी आवाज की मिठास को भी नहीं खोया। ये ऐसा ही है जैसे कोई तूफान के बीच में खड़े होकर सुकून से मोमबत्ती जलाए रखे। वाह,
क्या मिसाल दी है। संगीत का तूफान था, पर उनकी आवाज की लौ टिमटिमाई नहीं। कमाल है। और फिर तीसरा कोना है ए दिले नादा। हम्म। ये तो इन दोनों से बिल्कुल ही अलग दुनिया है। ए दिले नादा तो जैसे उनका होम ग्राउंड था। ये एक सेमी क्लासिकल गजल के अंदाज का गीत है। यहाँ उनकी शास्त्रीय ट्रेनिंग खुलकर सामने आती है। इसमें जो ठहराव, जो दर्द और जो पुकार है, उसे निभाने के लिए आवाज में गहराई और इमोशनल कंट्रोल चाहिए। इस गाने में उनकी आवाज की पवित्रता और भावना का जो जिक्र हमारे सूत्रों में है, वो साफ सुनाई देता है। तो एक ही कलाकार, एक ख्वाब जैसा रोमांटिक गाना, एक जोरदार डांस ट्रैक और एक रूहानी गजल, तीनों को एक ही महारत से गा रहा है। यही साधना सरगम की रेंज थी। वाकई कमाल है। लेकिन उनकी ये रेंज सिर्फ हिंदी गानों के जॉनरा तक ही सीमित नहीं थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने 20 से ज्यादा भारतीय भाषाओं में गाने गाए हैं। हाँ। हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, बंगाली, ये लिस्ट बहुत लंबी है। हाँ, और ये उनकी विरासत का शायद सबसे अहम हिस्सा है। भारत जैसे देश में, जहाँ हर 100 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, सही बात है, वहाँ एक गायक का इतनी भाषाओं में सफल होना कोई मामूली बात नहीं है। आज हम पैन इंडिया शब्द बहुत सुनते हैं। हाँ, आजकल ये बहुत चलन में है। साधना सरगम उस दौर की असल पैन इंडिया आवाज थी। पर क्या ये सिर्फ एक भाषा के शब्दों को दूसरी भाषा की धुन पर गाने जैसा नहीं है? मतलब इसमें क्या खास मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा। ये सिर्फ शब्दों का अनुवाद नहीं है। हर भाषा की अपनी एक ध्वनि होती है, अपना एक, कह सकते हैं, एक लहजा होता है। अच्छा। तमिल या मलयालम में र जैसी ध्वनियां हैं जो हिंदी में होती ही नहीं है। उन ध्वनियों को एक उत्तर भारतीय गायक के लिए सही सही बोलना लगभग नामुमकिन होता है। मतलब अगर उच्चारण जरा भी गड़बड़ हुआ तो उस भाषा को बोलने वाले लोग तुरंत पकड़ लेते हैं और वो गाना एक मजाक बनकर रह जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने सिर्फ गाने याद नहीं किए, बल्कि हर भाषा के उस लहजे को सीखा। बिल्कुल, ये उनकी कला के प्रति उनके समर्पण को दिखाता है। उन्होंने हर भाषा की आत्मा को समझने की कोशिश की। उन्होंने ये समझा कि एक ही प्यार शब्द को हिंदी में जिस एहसास से कहा जाता है, तमिल या बंगाली में उसे कहने का अंदाज और भाव अलग हो सकता है। और शायद इसीलिए ए.आर. रहमान जैसे संगीतकार ने उनके साथ इतना काम किया। बिल्कुल, वो जानते थे कि साधना जी सिर्फ गा नहीं रही, वो उस किरदार और उस संस्कृति के भाव को अपनी आवाज में उतार रही हैं। और इसी वजह से वो भाषा की दीवारों को तोड़कर पूरे देश के दिलों से जुड़ सकी। और जाहिर है इस असाधारण प्रतिभा को पहचान भी मिली। हमारे सूत्रों में कई फिल्मफेयर पुरस्कारों, राष्ट्रीय सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा का जिक्र है। साथ ही उनकी आवाज के लिए शालीनता, पवित्रता और भावना जैसे शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। ये सिर्फ तारीफ के शब्द हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, इनका बहुत गहरा मतलब है। ये एक तरह से उनकी गायकी के 3 स्तंभ हैं। शालीनता या ग्रेस का मतलब है कि उनकी आवाज में एक नजाकत है। वो कितना भी ऊंचा सुर क्यों ना लगाएं, उनकी आवाज कभी कानों को चुभती नहीं, वो चीखती नहीं। हाँ, एक तहजीब रहती है। हाँ, उसमें हमेशा एक तहजीब बनी रहती है। और पवित्रता या प्योरिटी? पवित्रता का मतलब है उनकी आवाज का टोन, एक ऐसी साफ आवाज जिसमें कोई मिलावट नहीं है, बनावटीपन नहीं है। कोई बनावटीपन नहीं है। वो आवाज सीधी दिल से निकलती हुई लगती है, जिसमें कोई छल कपट ना हो। पहला नशा की जो मासूमियत है, वो इसी पवित्रता की वजह से। और भावना या इमोशन? वो तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ, वो सिर्फ सुर नहीं लगा रही थी, वो कहानी कह रही थी। गीत के हर शब्द के पीछे जो जज्बात छुपे हैं, उन्हें अपनी आवाज से जिंदा कर देती थी। तो अगर हम इन सब बातों को जोड़कर देखें, शास्त्रीय संगीत का वो अनूठा इस्तेमाल, हर जॉनर में ढल जाने की क्षमता, 20 से ज्यादा भाषाओं में महारत और आवाज की ये खासियतें, तो क्या यही सब मिलकर उन्हें भारतीय संगीत की सुनहरी आवाज बनाता है? बिल्कुल, और ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। शास्त्रीय ज्ञान ने उन्हें बहुमुखी बनाया, बहुमुखी प्रतिभा ने उन्हें अलग अलग भाषाओं में गाने का आत्मविश्वास दिया, और इस क्षमता ने उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। लेकिन इन सब के केंद्र में थी उनकी आवाज की वही भावनात्मक शुद्धता, जिसने हर सुनने वाले के दिल को छुआ, चाहे वो किसी भी भाषा या क्षेत्र का हो। इस पूरी बातचीत से एक बात तो साफ है कि साधना सरगम की कहानी वो सिर्फ एक कामयाब प्लेबैक सिंगर की कहानी नहीं है। ये कहानी है हुनर की, मेहनत की और एक ऐसी आवाज की जो हदों में बंधना जानती ही नहीं थी। उनकी विरासत उन सदाबहार धुनों में आज भी जिंदा है। उन्होंने ये साबित किया कि सच्चा संगीत न भाषा की सीमाएं देखता है, न समय की। सही बात है।
उनकी आवाज एक पुल की तरह है जो अलग-अलग पीढ़ियों और संस्कृतियों को एक दूसरे से जोड़ती है। और इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हमारे सूत्र उन्हें 90 के दशक पर राज करने वाली आवाज कहते हैं। पर क्या किसी महान कलाकार की कला को किसी एक दशक में बांधा जा सकता है? या फिर सच्ची कला वो है जो अपने समय से भी आगे निकलकर हर आने वाली पीढ़ी के लिए उतनी ही नई और उतनी ही प्रासंगिक बनी रहती है?